अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय ऑल डियर, आज हम फ़िलीपींस के बारे में बात करेंगे। देखिए, फ़िलीपींस एक साउथ चाइना कंट्री है। चाइना के साउथ चाइना सी में ये कंट्री का लोकेशन है और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है रॉड्रिगो डुटर्टे। तो देखिए, कोरोना वायरस जो कि बहुत सारे कंट्री में फैला हुआ है, तो हम देखेंगे कि ये कंट्री कोरोना वायरस से कैसे डील कर रहा है और यहाँ पर किस तरीके का माहौल बना हुआ है। तो ये एक ऐसा कंट्री है कि जिसका इतिहास जो है काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। तानाशाही गवर्नमेंट यहाँ पर हमेशा चला है। तो अभी भी जो राष्ट्रपति यहाँ के हैं रॉड्रिगो डुटर्टे, ये उसी मिजाज के इंसान हैं, तानाशाही मिजाज के ये भी इंसान हैं। और देखिए, ये चूँकि 24 मार्च से वहाँ पर पुलिस कर्फ्यू लगा हुआ है और इसके उल्लंघन को लेकर वहाँ के राष्ट्रपति ने बहुत ही सख्त जो है लोगों के ऊपर रुख इख्तियार कर रखा हुआ है। तो इसके वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। अब देखिए, इनका स्टेटमेंट क्या है। क्या स्टेटमेंट ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर लॉकडाउन के नियमों को पालन नहीं करता, ठीक है, लॉकडाउन के नियमों को पालन नहीं करता, तो यहाँ तक कि उसे गोली मार दी जाने तक की इजाज़त वहाँ के पुलिस और वहाँ के सेना को इन्होंने दे दिया। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो कि पहले से ही मतलब इस मिजाज के, तानाशाह मिजाज के ये राष्ट्रपति है और फिलीपींस जैसा देश में अधिकतर जो है वहाँ के सरकार जो है तानाशाहों की ही रही है। और अभी का मौजूदा हालात भी जो है इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए, तो ये राष्ट्र के नाम के संदेश में इसने यही बात कहा, पुलिस को आदेश दिया कि जहाँ पर लोगों के जीवन के खतरे, देखिए ये एक बात होती है, वो स्टेटमेंट जो होती है कि लोगों के जीवन के खतरे, हकीकत तो ये है कि नेशन की आड़ में, राष्ट्र को बचाने की आड़ में सरकारें इस तरीके की कदम उठाती है जिसके वजह से आम नागरिक को ऐसी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसका अंदाज़ा भी सरकार को नहीं होती है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ का आदेश इन्होंने क्या किया कि उन्हें गोली से उड़ा दो लोगों के जीवन खतरे में पड़े तो उन्हें गोली से उड़ा दो। मतलब लोगों के जीवन के खतरे में पड़े, ये सिर्फ एक सुनहरा वर्ड है, लोगों को सुनने में अच्छा लगे। तकरीबन यहाँ की आबादी 11 करोड़ है। 11 करोड़ वाली आबादी वाला देश फिलीपींस, अगर यहाँ की सरकारें अगर इस तरीके का हार्ड लाइन अगर लेती है तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोग का क्या प्रतिक्रिया होगा, इसलिए ये भी देख लीजिए आप। तो भाषण के 2 दिन बाद, यानी कि 63 साल के एक व्यक्ति को, जो कि किसान था, उसको गोली मार दी गई, ठीक है। और उसको गोली मार दी गई और इस पर क्या आरोप लगाया गया कि ये व्यक्ति जो है शराब पी रखी थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि ये व्यक्ति शराब पी रखी थी और इसका मतलब जो है उसके बारे में कुछ इस तरीके से कह कर के उनको गोली मार दी गई। आप सोच सकते हैं कि ये केवल काफ़ी नहीं है कि उसने लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन किया, शराब पी रखी थी तो उसे गोली मार दी गई। इतना कह देना काफ़ी नहीं है किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति की आप जान ले रहे हो। और ये सिर्फ कह कर के आप जो है आप स्टेटमेंट कह करके किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते कि उसने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया, या फिर आप कह दें कि ये जो शराब पी रखी थी। तो यहाँ पर क्या था कि देखिए, आप ये पढ़ लीजिए, इसमें पूरा इसके बारे में, फिलीपींस के बारे में भी क्या चल रहा है वहाँ पर, ये पूरा का पूरा नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, मानवाधिकार रिकॉर्ड, यहाँ के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब रहा है यहाँ पर हमेशा से। और मानवाधिकार संगठनों ने बहुत बार इनके ऊपर आरोप लगाया है। कई बार यहाँ पर आरोप लगाया गया है कि जो है यहाँ के हुकूमत जो है पब्लिक के मतलब राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है। देखिए, पिछले 3 वर्षों में 2000 लोग मारे गए, यानी कि मानवाधिकार रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए 3 वर्षों में तकरीबन 2000 लोग मारे गए, नहीं सॉरी 20,000 लोग मारे गए। हालांकि सरकार के अनुसार मरने वालों की संख्या 6000 से अधिक नहीं है। तो देखिए,
संयुक्त राष्ट्र ने सरकार के इस अभियान की जांच की मांग की। ह्यूमन राइट्स वॉच यानी कि जो मानव के अधिकारों का देख रेख करने वाली संस्थाएं हैं, ये इसको लेकर काफ़ी कंप्लेन है। मतलब ह्यूमन राइट्स को यहाँ पर बहुत कम तौर पर जो है तरजीह दी जाती है। फिलीपींस से एक शोधकर्ता कार्लोस कोडे का कहना है कि हजारों गिरफ्तारियों का सबसे चिंताजनक पक्ष ये है कि इन लोगों को पहले से भी भरी हुई जेलों में ठूस दिया गया है। देखिए, आप एक तरफ बात करते हैं कि लोगों के खतरे की आड़ में जो भी आता है तो हम उसके लिए ये स्टेट लेते हैं, लेकिन जब आप एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में ठूस देते हैं तो वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं होता है और वहाँ पर कोई क्वारंटाइन नहीं होता है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है। गिरफ्तारियाँ जब होती है तो इस तरीके से वहाँ पर फिलीपींस की बात हम कर रहे हैं कि सारी चीज़ों की धज्जियाँ उड़ा दी जाती है वहाँ पर, और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के बजाय उनके फैलाव में ज़्यादा मदद मिलती है। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके से लोग एक जगह पर बहुत सारा जमा कर दे, आप जेल हो चाहे रोड हो चाहे घर हो चाहे कोई भी जगह हो, तो अगर एक व्यक्ति को अगर वाकई पॉजिटिव है तो वो कई सारे लोगों को वाहक हो सकता है। तो देखिए, वहाँ पर ये रूल नहीं काम करता है। वहाँ पर सबके लिए जो है स्थिति यथास्थिति एक स्थिति बन जाती है, लेकिन उसके लिए कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का पालन करता है तो उन्हें गोली मार देने तक की धमकी, यानी कि धमकी नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट दी जाती है वहाँ के गवर्नमेंट से। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ की सरकार का किस तरीके से उसका मेंटलिटी किस तरीके का होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो डुटर्टे ने मतलब 25 मार्च को एक नए कानून पर हस्ताक्षर किया। अब ये क्या था कि उन्हें 30 नए अधिकार मिल गए और निजी मेडिकलों के ऊपर जो है इनको ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको अपने कब्जे में अपने अधिकार में लाने के लिए जो है बहुत ही सख्त तरीके से जो है वहाँ के लोगों को कोरोना वायरस के चलते और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों ने डुटर्टे के इस कदम की यह कहकर आलोचना की कि राष्ट्रपति के पास पहले से इनके पास अधिकार था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने नए कानून ला करके 30 अधिकार अपने और ऐड करवा लिए। समझ रहे, कोरोना वायरस के चलते मतलब और ज़्यादा अधिकार। हालांकि ये काफ़ी था, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के ऊपर और ज़्यादा अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए कोविड-19 ऐसे लोगों के लिए, ऐसे राष्ट्रपतियों के लिए एक अच्छा बहाना भी मिल जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शोषण कर सके और उसके ऊपर उसके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करे। तो देखिए, अब क्या है कि 10 लाख पीसो, यानी कि वहाँ का करेंसी पीसो है। 10 लाख पीसो वहाँ का अगर देखा जाए तो कितना होता है 20,000 डॉलर। 20,000 डॉलर का जुर्माना, समझ रहे बात। 20,000 डॉलर का जुर्माना, सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति 20,000 डॉलर जुर्माना कैसे दे सकता है। वो लॉकडाउन के उल्लंघन को पालन करना, अगर एक 20,000 डॉलर उसके लिए जुर्माना है और तकरीबन नहीं तो गोली मार देने तक की जो है बात वहाँ के राष्ट्रपति की तरफ से कही जाती है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। तो विपक्षी नेता वहाँ का लैला डी लीमा, ठीक है, लैला डी लीमा 2017 से ही जेल में बंद है। देखिए, ये हालत है देश की। विपक्षी नेता 2017 से जेल में बंद है। सोच सकते हैं आप कैसी गवर्नमेंट वहाँ पर फिलीपींस में चल रही है। और कर्फ्यू और क्वारंटाइन का उल्लंघन में अब तक 17,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। आप देखिए, 17,000 लोगों को किस स्थिति में रखा हुआ होगा, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और वही अगर रोड पर, सड़कों पर, दुकानों पर, कहीं पर अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसे गोली मार देने तक की बात की जाती है और 20,000 डॉलर तक का जुर्माना लगाने की बात की जाती है। लेकिन 17,000 लोगों को जो कि जेल में रखा गया, उसको किस स्थिति में रखा गया, इसका कोई अता पता नहीं है। अब विपक्षी नेता को देखिए, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति फिलीपींस में होगी। लोगों की सहायता करने के लिए निरंतर जारी रखने पर अधिक जोर दे रही है। डुटर्टे के इन कदमों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई को राहत नहीं दिखाई दी। मतलब ये जितना भी ये मतलब स्टैंड ले रहा है, इनके स्टैंड का कहने का मतलब कि हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन अक्सर तो ऐसी बातें सच नहीं होती हैं, जो लोगों की भलाई की आड़ में लोगों का शोषण करने का ही काम करते हैं। देखिए, वहाँ कोरोना के 5660 केसें पुष्टि हो चुकी है। वहाँ देखिए, अगर कोई भी सरकारें कोरोना को जल्द से जल्द अगर ठीक करना चाहती है, कोरोना की महामारी को फैलने से रोकना चाहती है, तो इसके लिए केवल पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि केवल लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन के अलावा हमें ये देखना पड़ेगा कि बाकी हमारे देश के अंदर जो गरीब लोग हैं,
और जो ऐसे लोग हैं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जिनके पास परमानेंट जॉब नहीं है, वो रोज़ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, 400 500 600 रोज़ कमा करके अपने परिवार को, फैमिली को चलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें देखना पड़ेगा, हमारी कंट्री का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ों में हम छूट दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ों में हम जो है उसके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। इसके बारे में हमने बात किया था कि भारत में तकरीबन 700 ज़िले हैं। 700 ज़िलों में तकरीबन कितने ज़िलों में कोविड-19 का केस है, बाकी ज़िलों में हम कुछ राहतें दे सकते थे और उन ज़िलों को बैरिकेड कर सकते थे, पाबंदियाँ लगा सकते थे कि बाकी बाहर के उन ज़िलों से उस ज़िलों में वो लोग ना आ सके जो ज़िलों को पॉजिटिव केस है जहाँ पर पाया गया है। तो इस तरीके से ऐसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को जो है स्टेप लेना चाहिए जहाँ की 80 करोड़ आबादी ऐसे ऐसे कंडीशन में रहती है कि उनके लिए कोई परमानेंट जॉब नहीं होता है, वो रोज़ कमाते हैं और अपनी फैमिली को चलाते हैं। तो फिलीपींस की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 5660 केस है और ऐसे जो केसें जो है ये बहुत ही कम है। मतलब कम इस मायने में है कि यहाँ पर टेस्टिंग बहुत कम हो रही है, टेस्टिंग कम है। टेस्टिंग अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो एग्रेसिव तरीके से अगर कोविड-19 को, जब तक लॉकडाउन केवल सॉल्यूशन नहीं है, लॉकडाउन के अलावा भी कई सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, हुकूमत को, सरकार को देखनी पड़ेगी। अब हम फिलीपींस की बात कर रहे हैं तो लॉकडाउन का विरोध का सबसे बड़ा मामला 1 अप्रैल को आया, जब सेनकोर प्रांत के क्विजोन शहर में खास सहायता की मांग कर रहे 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें छोड़ने के लिए 15,000 पीसो यानी कि 22,500 रुपये की जमानत देने के लिए कहा गया। सेनेकोर प्रांत में जहां 80% लोग एक दिन में करीब 500 पीसो कमाते, देखिए कितनी असंभव बात है कि 21 लोग को गिरफ्तार किया जाता है लॉकडाउन के विरोध कह करके, और उसके लिए जमानत राशि कितना उसके लिए मांगी जाती है 22,500। आप बताइए, एक व्यक्ति 500 रुपया पीसो यानी कि वहाँ का जो करेंसी है वो कमाता है, 22,500 कैसे वो जमानत राशि दे सकता है? इम्पॉसिबल बात है। 80% लोगों की, यानी कि उस प्रांत की क्विजोन शहर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 80% लोग तकरीबन 500 पीसो डेली का कमाते हैं। 22,500 उनके ऊपर लॉकडाउन के विरोध में उनको जेल में डाल दिया गया, यानी कि उनको पकड़ लिया गया। तो 500 पीसो जमा कमाने वाला व्यक्ति 22,500 कैसे जुर्माना दे सकता है, जमानत राशि कैसे दे सकता है? यह असंभव बात है। देखिए इस आमदनी वाले का 1,80,00,000 परिवारों के लिए क्या करते हैं, जिनसे करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के साथ साधन खो चुके हैं। और एक तकरीबन 2 करोड़ लोग, यानी कि जो मजदूरी टाइप के करने वाले 500 अगर पीसो वहाँ की करेंसी के हिसाब से कोई रोज़ कमाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कमाई 2 करोड़ वहाँ की आबादी तकरीबन ऐसी है कि जो इस तरीके से इस महामारी की वजह से पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। तो देखिए वहाँ के जनतांत्रिक, देखिए अब जब इस तरीके का हुकूमत कहीं पर होता है तो वहाँ के लोग ह्यूमन राइट्स और बाकी चीज़ों को वहाँ पर काफ़ी नज़र रहती है, दुनिया की नज़र रहती है। और अगर हम फिलीपींस की बात करें तो यहाँ की गतिविधियों, मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन मलाया मूवमेंट की संयोजक एलिजा रोमेरा का कहना है कि देखते ही गोली मारने के आदेश से एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याओं की बढ़ावा मिलेगा। वैसे भी फिलीपींस में फर्डिनांड मार्कोस के ज़माने ही तानाशाही सरकारों की परंपरा रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर तानाशाही सरकारों की परंपरा रही है। 3 दशक पहले फरवरी 1986 में लाखों लोग मार्कोस की तानाशाही के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और उनको सत्ता से हटना पड़ा था। यानी कि 1986 में मार्कोस नाम का कोई व्यक्ति फिलीपींस में, उस दौर में फिलीपींस में प्रेसिडेंट हुआ करता था और उनको हटाना पड़ा सत्ता से। 1986 की बात है, यानी कि यहाँ का बैकग्राउंड रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है, ह्यूमन राइट्स को लेकर तो काफ़ी ख़राब है, जैसा कि हमने आपके सामने चर्चा किया है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर दुनिया भर में सरकारें किस तरीके से स्टेप ले रही है और इसमें बहुत सारे ऐसे तानाशाह, जैसा कि फिलीपींस है और काफ़ी बाकी दुनिया में बहुत सारे देशों में है, ऐसे लोगों के लिए कोविड-19 लोगों के ऊपर जुल्म करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। तो चलिए बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में